नमस्कार दोस्तों। अब हम जैव अणु के आखिरी अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम का वर्गीकरण और सहकारक। एंजाइम क्या होते हैं? लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। किसी भी प्रकार के एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है, जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना में मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती है। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकार व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम्स में क्या होती है? इससे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या फिर पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। यह सर्वमान्य नियम है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो आप देख सकते हैं, CO2 प्लस जल मिलता है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसकी कार्बनिक अम्ल के 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। एंजाइम की इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाले अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, एंजाइम की सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होता है, उससे जुड़ा होता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का अविकल्पीय निर्माण होता है। E यानी एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम को सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद में संरचना में रूपांतरित होती है। रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। x अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण या वह अवस्था जिसका निर्माण
मध्यवर्ती संरचना संक्रमण अवस्था द्वारा होती है की प्रगति को व्यक्त करता है। दो चीजों का ध्यान रखना है हमें, क्रियाधार व उत्पाद यानी S व P के एंजाइम रहित बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार के नीचे सक्रियण ऊर्जा स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी चाहे यह सक्रियण ऊर्जा बाह्य ऊष्मीय या स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया या अंतः ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च क्रियाधार ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम क्रिया की प्रकृति। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल जब क्रियाधार में काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाता है और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है व एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार से दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम क्रियाधार को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है तापमान व पीएच। एंजाइम सामान्यतः तापमान व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। दूसरा है क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति यानी वेलोसिटी बढ़ती है। अभिक्रिया अंततोगत्व सर्वोच्च गति Vmax प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर अग्रसर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होता है, जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन यानी इनहिबिशन व उस रसायन को संदमक यानी इनहिबिटर कहते हैं। जब संदमक आणुविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो उसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी आणुविक संरचना में क्रियाधार से समानता नहीं रखता और एंजाइम की क्रियाशीलता को फिर भी संदमित करता है, तो इसे गैर प्रतिस्पर्धात्मक संदमन यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम का वर्गीकरण। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम, जो दो क्रियाधारकों S व S' के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करता है, जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं। और ट्रांसफरेजेस एंजाइम क्रियाधारकों
को एक जोड़े S व S डैश के बीच एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, जैसे S और G के समूह जमा S डैश का रासायनिक अभिक्रिया होकर S जमा S डैश G बनता है। हाइड्रोलिसिस एंजाइम एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन 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 हैलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करता है। लाइसिस जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। आइसोमरेजेस वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेजेस एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फास्फोरस ऑक्सीजन के बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सहकारक क्या होते हैं? एंजाइम या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव, जिसे सहकारक कहते हैं, एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाता है। इन उदाहरणों में एंजाइम में केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। सहकारक तीन प्रकार के होते हैं: प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन। इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह अन्य सहकारक उसे इस रूप से भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम परऑक्साइडेज व कैटेलेज को, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सह एंजाइम ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपोएंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के स्वरूप में कार्य करता है। उनके सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वयन बंध बनाते हैं और उसी समय एक या एक से अधिक समन्वयन बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जिंक के सहकारक से जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि यह सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा एंजाइम, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम का वर्गीकरण और सहकारक, और इस तरह हमने जैव अणु का अध्याय समाप्त किया। धन्यवाद।